हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। ड्रीम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोनू सर आज आपको सॉलिड स्टेट शुरू करूंगा, सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। फिर हम लोग देखेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करें फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट इसको बोलते हैं सर ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस किसको कहते हैं सर? तो कहता है कि सामान्य ताप पर जिस भौतिक अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। द्रव किसको कहते हैं सर? सामान्य ताप पर जिस भौतिक अवस्था का आकार और निश्चित और आयतन निश्चित होता है तब उसको हम लोग द्रव कहते हैं। और गैस किसको कहते हैं? सामान्य ताप पर जिस भौतिक अवस्था का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो हम लोग ये गैस और द्रव के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 12th क्लास में हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो हम लोग देखते हैं कि ठोस की क्या परिभाषा होगी। तो हम लोग हेडिंग देते हैं ठोस। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं और इसका डिफिनेशन बोलते हैं सर कि सामान्य ताप पर जिस भौतिक अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। क्या बोले? कि सामान्य ताप पर जिस भौतिक अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। अब हम लोग देखें सर कि ठोस की क्या विशेषता होती है। तो हम लोग विशेषता लिखें। विशेषता तो समझे विशेषता क्या है। तो मान लेते हैं सर कि ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, ठोस है। और ठोस में जो है कोई भी ठोस जो बना होता है सर या अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, या कोई भी पदार्थ जो बना होता है या अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो या अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये आपका क्या है? अवयवी कण। क्या है सर? ये है आपका अवयवी कण। अवयवी कण क्या हो सकते हैं सर? तो ये जो अवयवी कण होते हैं सर, ये आपके परमाणु हो सकते हैं, ये आपके आयन हो सकते हैं, ये आपके अणु हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हम बोले कि यह अवयवी कण जो है सर, जो सॉलिड के अंदर होता है, या तो परमाणु होगा या आयन होगा, फिर क्या होगा? अणु होगा। और परमाणु होगा तो सर जब अकेला रहेगा तब उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। जब अकेला रहेगा तो क्या बोलेंगे? इसको परमाणु कहेंगे। और आयन किसको कहेंगे सर? तो आयन का स्थिति है सर कि यह आयन होता है जब उसके ऊपर प्लस या माइनस आवेश होता है। तो देखिए, तो जब यह H के ऊपर हम प्लस लिखे हैं तो यह प्लस चार्ज है, यहाँ H के ऊपर माइनस लिखे हैं मतलब माइनस चार्ज है। तो जब प्लस चार्ज होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं सर धनायन, और जब माइनस चार्ज होता है तब इसको बोलते हैं सर ऋणायन। ठीक है, तो यही धनायन या ऋणायन को ही हम लोग कहते हैं आयन। ठीक है,
फिर आता है सर हमारा अणु। अणु क्या होता है सर, जब संख्या एक से क्या हो, अधिक हो। जैसे यहाँ देखिए H2 लिखे हैं, CH4 लिखे हैं, ये सब हमारे क्या है, अणु हैं। तो हम परमाणु की बात किए कि जो अकेला रहेगा वह परमाणु होगा, चाहे हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, लोहा हो, क्लोरीन हो, अकेला है, F है, तब यह क्या होगा, परमाणु होगा। जब प्लस या माइनस चार्ज हो, प्लस चार्ज है तब धनायन होगा, माइनस चार्ज हो तो ऋणायन होगा। और अणु जब एक ही या अलग अलग परमाणुओं की संख्या एक से क्या होगी, अधिक होगी, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अणु कहते हैं। कोई भी ठोस जो बना होगा यही अवयवी कण, मतलब परमाणु से बना होगा, आयन से बना होगा या अणु से बना होगा। क्लियर। अब कहता है कि विशेषता क्या है सर, तो पहला विशेषता हम लोग देखें फर्स्ट, कि इसके जो अवयवी कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यह काफी सटे सटे होते हैं। मतलब इतना सटा होता है कि दो कणों के बीच का दूरी नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होगा पहला विशेषता में, कि ठोस के अवयवी कण काफी क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसके अवयवी कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है, नगण्य होती है। मतलब इतना ज्यादा सटा हुआ है, उसके बीच का दूरी पता ही नहीं चलता है, नगण्य होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि दूरी ही नगण्य है, तो मतलब अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने के कारण इसका घनत्व अधिक होता है। क्या होता है सर, इसका घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अवयवी कण काफी सटे सटे होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अवयवी कण काफी सटे होते हैं, इसके कारण इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठोस के अवयवी कण काफी सटे होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक होता है। अधिक होता है। घनत्व का मतलब हुआ सर घनापन। या जो अवयवी कण आपस में सटे रहते हैं या काफी डेंस होते हैं। घना मतलब हो गया कि काफी ज्यादा सटा सटा होना, यही क्या होता है, घनापन हो जाना। ठीक है, तो घना होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस के अवयवी कण काफी सटे होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तीसरी बात क्या बोलेंगे सर, अब जब घनत्व अधिक होगा, काफी सटा सटा होगा, तो इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल होगा, आकर्षण बल अधिक होगा, तो इसके कारण यह कठोर हो जाता है न। तो कहता है कि घनत्व अधिक होने के कारण, घनत्व अधिक होने के कारण ठोस कठोर होता है। घनत्व अधिक होने के कारण, घनापन ज्यादा होने के कारण ठोस क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, अब कहता है कि ठोस कठोर होता है, इसलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए हम लिखे हैं, सामान्य ताप पर जिस भौतिक अवस्था का आकार और आयतन क्या हो, निश्चित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
ठोस कहते हैं। तो क्या होगा, घनत्व अधिक होने के कारण ठोस कठोर हो गया, और जैसे ही कठोर हुआ इसका आकार और आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अगला पॉइंट, कठोर होने के कारण इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। तो चूंकि ठोस कठोर होता है इसलिए इसका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सर कि क्या होता है कि ठोस कठोर होता है, क्यों? तो ठोस के अवयवी कण काफी सटे होते हैं जिससे इसका घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने के कारण ठोस क्या होता है, कठोर होता है। फिर दूसरा सवाल कहता है सर कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्यों? तो चूंकि ठोस कठोर होता है इसलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। फिर कहता है सर कि जब कठोर है और ज्यादा कठोर है, इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर, 5वां पॉइंट, इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होगा, उच्च होता है। इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है सर, उच्च होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि काफी सटा सटा है। आप ट्रेन में कभी जाइए, खूब खचाखच भीड़, आप अंदर में घुसे हुए हैं, निकलने तक का जगह नहीं होता है ना। तो इतना घना है कि कोई भी आदमी जो खड़ा है बीच में फंसा हुआ है तो वह डोलेगा भी तो क्या, जो उसके आसपास है उसी से टकराएगा जो उससे सटा हुआ होगा। तो कहता है सर कि यह इसके अवयवी कण जो होते हैं केवल अपने ही माध्य के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, मतलब टक्कर कर सकते हैं, मतलब हमारे चारों ओर जो होगा हम उसी से टकरा सकते हैं। तो समझिए सर कि यहाँ जो अवयवी कण है वह केवल अपने ही चारों ओर के कणों से क्या कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो कहता है नेक्स्ट पॉइंट सर कि इसके अवयवी कण अपने ही माध्य के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ठीक है, अब सर इसके अवयवी कण काफी सटे सटे होते हैं, घनापन ज्यादा होता है, कठोर होता है। तो न तो इसको दबाया जा सकता है ना ही इसको पिचकाया जा सकता है ना, मतलब ये उच्च असंपीड्य प्रकृति का होता है। तो एक पॉइंट और लिखें इसमें सर, यह उच्च असंपीड्य प्रकृति का होता है, अर्थात इसे दबाया या पिचकाया नहीं जा सकता है। इसे दबाया या पिचकाया नहीं जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एकदम चैप्टर शुरू कर रहे हैं और काफी मजा आने वाला है और हम लोग बहुत बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। सारा का सारा प्रॉब्लम हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ध्यान से स्थिर से हम लोग को स्टडी करना है, देखना है, और एक एक चीज, कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं, फुल आजादी है, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं।
ध्यान दीजिए सर, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री में, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सिलेबस हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। तो इसमें देखेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस कहते हैं सर सामान्य ताप पर। क्यों सर सामान्य ताप लिखे? इसलिए सामान्य ताप लिखे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ठोस किस में बदल जाएगा सर? द्रव में बदल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो गया? उसमें परिवर्तन हो गया, अवस्था में बदल गया। इसीलिए जो भी बात करेंगे हम सर सामान्य अवस्था में, इसलिए लिखे हैं सर कि सामान्य ताप पर जिस भौतिक अवस्था का आकार और आयतन क्या हो निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। और ठोस की विशेषता में क्या विशेषता लिखे कि इसके अवयवी कण आपस में क्या होते हैं? काफी सटे सटे होते हैं, जिसके कारण इसके अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है? नगण्य होती है, मतलब नहीं के बराबर होती है। ठीक है सर। अब कहता है कि ठोस के अवयवी कण काफी सटे होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। काफी सटा सटा होने के कारण, ठीक है, इसका घनत्व क्या हो गया? घनापन ज्यादा हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया। फिर कहता है सर नेक्स्ट पॉइंट, घनत्व अधिक होने के कारण ठोस कठोर होता है। घनत्व ज्यादा हो गया तो ठोस कठोर हो गया। फिर कहता है सर कि कठोर होने के कारण इसका आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कठोर है तो एक निश्चित रूप में आ ही जाएगा, इसीलिए कहता है कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। फिर कहता है कि जब यह आकार और आयतन निश्चित है और ठोस कठोर है, इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा न, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी इसको तोड़ने के लिए। इसीलिए लिखे सर इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। फिर कहते हैं सर कि इसके अवयवी कण यह काफी सटे सटे होते हैं, इतना सटा होता है कि यह एक दूसरे से हिल नहीं सकता, इसके बीच कोई गैप ही नहीं बचा। यह टकराएगा तो इसी से टकराएगा नहीं, तो यह जो इससे टकरा रहा है सर, तो यह टकरा रहा है सिर्फ अपने ही बगल वाले से ना। तो कहता है कि सर इसके अवयवी कण अपने ही माध्य, मतलब जिससे वह गिरा हुआ है, के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, मतलब डोल डाल सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर, यह उच्च असंपीड्य प्रकृति का होता है, मतलब ना इसको दबाया जा सकता है और ना ही पिचकाया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग ये देखें ठोस किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है। ये टॉपिक फर्स्ट आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। ध्यान दीजिए सर, यहां टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, यह जो ठोस होता है सर, यह दो प्रकार का होता है। एक जो होता है सर वो मेरा क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हिंदी में बोलते हैं सर क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा जो होता है इसी को सर ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस। ठीक है। दूसरा जो होता है सर वो है हमारा एमोर्फस सॉलिड। इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, या इसी को बोलते हैं सर स्यूडो सॉलिड।
इसका पी सर साइलेंट होता है, स्यूडो सॉलिड, इसको बोलते हैं सर आभासी ठोस, आभासी ठोस, या इसी को बोलते हैं सर सुपर कूल्ड लिक्विड। हिंदी होता है सर अति शीतित द्रव। ठीक है सर, समझिए ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर आपका क्रिस्टलीय ठोस और इसी को सर कहते हैं हम लोग क्या, वास्तविक ठोस, और दूसरा होता है सर आपका अक्रिस्टलीय ठोस, या इसी को कहते हैं आभासी ठोस, या इसी को कहते हैं सर अतिशीतित द्रव। तो सबसे पहले हम लोग समझे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टल मतलब संपूर्ण डायग्राम। आप मैथ में नाम सुने होंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, चलिए नहीं सुने होंगे। आप कभी क्रिकेट देखिए टीवी के स्क्रीन पर, तो क्या होता है कि आपका जो गेंद ऐसा मारे छक्का की लगे कि क्रिकेट क्या हो गया, गेंद जो है स्क्रीन से कहां आ गया, बाहर आ गया न। तो जब स्क्रीन से गेंद बाहर नजर आ जाए तो इसका मतलब उसका संपूर्ण पिक्चर बन गया न। उस पिक्चर को हम लोग कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? 3D। आप पढ़े होंगे कि यह एक लकीर है सर, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन न। घर का जो पिलर खड़ा करते हैं तो यह एक ही रो में होता है, एक ही लाइन में होता है, तब इसको कहते हैं 1 डायमेंशन, एक बीमा। क्या कहते हैं इसको? 1 डायमेंशन, एक बीमीय। ठीक है। अब जब हम लोग दीवार बनाए सर, तो दीवार में क्या करते हैं, पिलर के अलावे भी कुछ जोड़ते हैं न, तो इससे दीवार का निर्माण होता है। ये आपका हो गया सर 2 डायमेंशन न, कि 1 डायमेंशन से क्रिस्टल के किनारे का निर्माण होता है। ठीक है, या घर के पिलर को आप लोग गाड़िए तो उसका निर्माण कर सकते हैं। और 2 डायमेंशन से क्रिस्टल के सतह का निर्माण होता है, मतलब आप घर में दीवार जोड़िए। और यह जो 3 डायमेंशन होता है सर, इससे पूरा का पूरा पिक्चर क्या होता है, बन जाता है। ये आपका हो गया सर क्या, 3 डायमेंशन। ठीक है, आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, और यहां पढ़े होंगे जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा 3D बनता है, संपूर्ण पिक्चर बनता है, उसी को हम लोग 3D कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि वो संपूर्ण पिक्चर आगे से लेके पीछे तक किसी भी चीज को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे 3 डायमेंशन है क्या। तो ये चीज आपको समझ में आया, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या बताए कि किसी भी डायग्राम का पूरा चित्र, जैसे आप समझ सकते हैं, डब्बा देखिए, ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो डब्बा आपको दिख रहा है सर, ये देखिए अभी हम ऐसे किए हुए तो सिर्फ आपको फ्रंट दिख रहा है न, सामने का हिस्सा दिख रहा है, या थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा, या इधर दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा। लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा है, ठीक है, ये देखिए आपका 5 है, ये देखिए 3 नंबर, जस्ट इसका अपोजिट, ये देखिए। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये ऐसा था। तो ये जब हम सिर्फ इसकी बात करें तो यह 2 डायमेंशन, लेकिन यह पूरा का पूरा पिक्चर जब हमारे साथ क्लियर हो जाए, तब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ गए? ये संपूर्ण स्ट्रक्चर जो हो गया सर, यही 3D कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसको बना दे सर यहाँ दीवार पे, तो यह क्या बनेगा, 2D बनेगा न। और यहाँ हम लोग पूरा का पूरा पिक्चर देख रहे, तो यह क्या है, 3D पिक्चर है। 3D समझ में आया कि संपूर्ण पिक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। अब हम लोग बात करें सर इसके पैकिंग की न। देखिए आप कि यहां देखिए एक प्लस है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एक निश्चित अरेंजमेंट है सर, रेगुलर क्रम में जुड़ा हुआ है, लगातार जुड़ा हुआ है न। तो कहता है सर कि
कि यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होता है। मतलब एक होता है दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी का मतलब क्या हुआ सर? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब इसका क्रम जो है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब इसको जो सजाया गया है वह रेगुलर होता है और लगातार होता है और लंबे दूरी तक होता है। समझ गए? तो हम लोग बात करें, इसको कहते हैं दीर्घ परासी, ठीक है। और एक होता है कम अरेंजमेंट है, थोड़ा दूर अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं लघु। लघु मतलब होता है छोटा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दीर्घ परासी की, क्या लॉन्ग अरेंज ऑर्डर में जो अरेंज होता है। और अभी कन तो पढ़े ही एटम, आयन या मॉलिक्यूल। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ परासी तथा त्रिविमीय व्यवस्था में, दीर्घ परासी मतलब क्या हो गया? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होकर, और 3D मतलब एक निश्चित ढांचा का निर्माण करता है, ठीक है। उसी को आगे बोलते हैं निश्चित ज्यामिति बनाती है, वही आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या बोलेंगे डिफिनेशन? ध्यान दीजिए कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण मतलब अणु, आयन या परमाणु, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ परासी तथा त्रिविमीय, दीर्घ परासी तथा त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित, निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और चूंकि ज्यामिति इसका निश्चित होता है, इसलिए इसे हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं। 12 क्लास के सॉलिड स्टेट में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरे के पूरे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविमीय तथा दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है, वही क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, इसीलिए इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया क्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करें सर एमोर्फस सॉलिड की। एमोर्फस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शेपलेस। शेपलेस, शेपलेस का मतलब हुआ सर आकृतिहीन, आकृतिहीन मतलब जिसका कोई निश्चित आकृति नहीं हो। आप रबड़ के गेंद को देखिए, उस गेंद को दबा दीजिए, जैसे दबाइएगा सर वो गेंद क्या हो गया? दब गया। फिर छोड़ दीजिए, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन देखने में लगता तो है ठोस के जैसा, लेकिन रंग रूप क्या हो गया? बदल गया। और ठोस में क्या कहते हैं? ना तो इसको दबाया जा सकता है, ना ही पिचकाया जा सकता है, ठीक है। तो यही इसीलिए कहता है सर और क्रिस्टलीय ठोस में कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण लघु परासी, ये देखिए क्रिस्टल में था दीर्घ परासी, इसमें है लघु। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा। तो कहता है ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ध्यान दीजिए कि यह लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। समझ गए? चूंकि आकृति ही निश्चित नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए? स्यूडो सॉलिड कह दिए। फिर एक आता है सर कि कुछ ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें द्रव की भांति धीरे धीरे मंदता से पिघलने का गुण पाया जाता है। कुछ ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें द्रव की भांति अत्यधिक मंदता से धीरे धीरे पिघलने का गुण पाया जाता है। ऐसे ही अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अति शीतित द्रव कहते हैं, जैसे शीशा। न
पुराना बिल्डिंग का शीशा है सर, तो देखिएगा कि ऊपर की अपेक्षा नीचे जो है हल्का मोटा दिखाई पड़ता है। ऊपर की अपेक्षा नीचे क्या दिखाई पड़ता है? हल्का मोटा दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह द्रव की भांति धीरे 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 क्या हुआ? पिघला न, लंबे समय से। यह प्रक्रिया काफी धीरे धीरे हुई, ठीक है। तो वह नीचे जो मोटा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह शीशा पिघला न, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, क्यों? तो कहेंगे सर कि कांच में द्रव की भांति अत्यधिक मंदता से पिघलने का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम लोग कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन सर, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल या ठोस की, तो हम लोग बताएं ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण क्या होंगे? त्रिविमीय तथा दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। चूंकि इसका ज्यामिति मतलब आकार आकृति निश्चित होता है, इसीलिए इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े क्या सर? एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस। बताया कि एमोर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आकृतिहीन, तो इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे? ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, उसी को हम लोग सर अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चूंकि इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड या आभासी ठोस भी कहते हैं। और कहता है कि कुछ ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें द्रव की भांति धीरे धीरे पिघलने का गुण पाया जाता है, उसको हम लोग सर अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड के प्रकार आपको समझ में आया होगा न? आई होप कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको क्या करेंगे, पूरा इसका डिफिनेशन लिखाएंगे। और आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो बुक को एकदम सामने में रख के पढ़िए, और हो न हो बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो है आप बुक को सामने रख के पढ़िए, सारा एक एक लाइन आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे और मजेदार तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।